हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे क्लास 10th का साइंस का 5th चैप्टर एनसीईआरटी सिलेबस का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। टॉपिक्स है इनमें एलिमेंट्स एंड देयर क्लासिफिकेशंस, डेबरिंग ट्रायड्स, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब हम पहले टॉपिक के बारे में बात करेंगे, एलिमेंट एंड देयर क्लासिफिकेशन। अब ये जो टॉपिक है पहला, वो आप समझ लो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप अपने घर पे आपका जो कपबोर्ड होगा उसमें एक डिवीजन में या एक पार्ट में रखेंगे कि आप अपने कपड़े रखेंगे, एक में अपना यूनिफॉर्म रखेंगे, एक में बुक्स रखेंगे, एक में अपने टॉयज रखेंगे। तो आपने क्या किया, अलग अलग चीज का अलग अलग जगह पे स्टोर किया और आपने उसको एक कपबोर्ड में सजा दिया। वैसे ही ये क्लासिफिकेशन है। इसमें क्या कहते हैं, एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट्स आर known to us. All these have different property. Out of this 118, only 94 are naturally occurring. अब 94 है एलिमेंट्स, वो नेचर में नेचुरली अवेलेबल है और टोटल एलिमेंट्स अभी तक फाइंड आउट हुए हैं वो 118 है। हम भी जानते हैं कि जब पहले के जमाने में, ये 18th सेंचुरी की बात हो रही है, तब क्या था कि लोग ये चाहते थे कि कुछ ना कुछ नया ढूंढे। उस जो भी एलिमेंट मिलता था उसको डीपली रिसर्च करते थे ये लोग, साइंटिस्ट। साइंटिस्ट ने बहुत ट्राई किया कि अब इससे आगे हम कहाँ तक जा सकते हैं। और इसमें आगे क्या कहते हैं, एज डिफरेंट एलिमेंट वेर बीइंग डिस्कवर्ड, साइंटिस्ट गैदर मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द पीरियोडिक ऑफ दिस एलिमेंट। दे फाउंड इट डिफिकल्ट टू ऑर्गेनाइज ऑल दैट was known about the elements. They are started looking for some pattern in their property, on the basis of which they could study a large number of element which is। और ये क्या कह रहा है, अभी ये टॉपिक ये कह रहा है कि उन्होंने बहुत ट्राई किया, साइंटिस्ट ने इसको एक अरेंजमेंट करने के लिए बहुत ट्राई किया। बट होता क्या था कि कई साइंटिस्ट फेल हो जाते थे और कई साइंटिस्टों का नाम तो हमने पढ़ा ही नहीं। पर आज जो हमारी बुक्स में ये 3 साइंटिस्ट के बारे में बताया गया है, ये तीनों साइंटिस्ट बहुत महान है, जिनका रिसर्च बहुत आगे तक गया था और उन्होंने एज बेसिक नॉलेज हमें दिया था, बेसिक आइडिया दिया था। और साइंटिस्ट क्या करते थे, जो जहां से अटकता था वहीं से दूसरा स्टार्ट कर देता था। और ये सब तो अलग अलग जगह के थे, कोई इंग्लैंड का था, कोई रशिया का था, कोई कहीं और का था। ये सारे जो उन्होंने वो टाइम पे 18th सेंचुरी पे सारे जो एलिमेंट्स फाइंड आउट किए, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी दी, वही प्रॉपर्टीज आगे चल के बढ़ने लगी और उनके बेसिस पर, ये प्रॉपर्टी के बेसिस पर रिसर्च होने लगे और उनका नाम चंद्रन पे चढ़ता गया। अब हम पहला देखते हैं, इनमें से एक पहला महान वैज्ञानिक है, देखो। और the classifications of element. Scientists made the several attempts to classify element according to their property and obtain ordinary arrangement of chairs. The earlier attempt to classify the element result in the grouping then the known elements as metal and non-metal. Little further classification were tried out as our knowledge of element and their property increase. जब से ये प्रॉपर्टी उनकी मिलने लगी, उनके एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टी थी वो लोग फाइंड आउट करने लगे, तब धीरे धीरे वो फाइंड आउट होने के बाद इनका एक पीरियोडिक टेबल बनता गया, हम भी जानते हैं। हम पहला देखते हैं, डॉबरिन ट्रायड्स। ये एक महान वैज्ञानिक था, देखो कैसे उंगली दिखा रहा है, जैसे को कुछ कहना चाहता हो। वैसे ही ये है महान वैज्ञानिक था जिसने सबसे पहले इसको ट्राई किया था। इन द ईयर 1870 जॉन वॉल्फगन डोबरीन, अ जर्मन साइंटिस्ट, ये एक जर्मन साइंटिस्ट था। वो इसके नाम में दिखा रहा है कि ट्रायड्स यानी 3, ये सभी आंकड़ों के शौकीन थे। कोई 8 पे अटका है, कोई 3 पे अटका है, वैसे ही आंकड़ों के शौकीन है ये सब। अब इसमें उसने क्या कहा, ट्राई टू अरेंज द एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टी इनटू अ ग्रुप। उसने क्या किया, जो भी सिमिलर प्रॉपर्टी वाले जो एलिमेंट्स थे उन्हें वो एक ग्रुप में रखता गया। ही डिफाइंड सम ग्रुप हैविंग द 3 एलिमेंट ईच। उसने 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए, 3 3 का जोड़ी बना दिया। ही कॉल्ड द ग्रुप एज अ ट्रायड्स।
सो तीन का ग्रुप बना दिया, इसीलिए वो जो भी है उसको ट्रायड्स कहता था। तीन का जो ग्रुप बनाता था उसको ट्रायड्स कहता था। Dobereiner showed that when there are three elements in the artet were the written, the order of the increasing atomic masses. The atomic masses of the middle element was roughly the average of the atomic mass of the other two elements. Three elements and these elements are arranged downwards in order increasing the atomic masses. This system of classification into triads was not found to be useful. अब ये भाई साहब ने तो अपना एक जैसे कि जुगाड़ ही बोल दो, जुगाड़ बना के दे दिया। अब ये साइंटिस्ट तो महान थे, पर उन्होंने जो भी गलती की उस पे किसी ने उसका फायदा उठा लिया। वैसे ही ये साइंटिस्ट ने भी गलती कर दी, उसने अपना एक मंतव्य बोल सकते हैं वो प्रस्तुत कर दिया। अब इसने क्या किया, तीन एलिमेंट्स पसंद कर लिए जो सिमिलर प्रॉपर्टी के थे, और उनमें से जो पहला और लास्ट जो एलिमेंट्स था वो उसका सम अगर उसको मीन्स कर देंगे तो वो उसके जो मिडल वाला एलिमेंट्स होगा उसका वो एटॉमिक मास होगा। अब हम थोड़ा डीपली इसको स्टडी करते हैं। ये एटॉमिक मास क्या है? अगर जो एटम रहता है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, उसका जो सम ऑफ टोटल ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों का जो सम है उसे हम बोलते हैं एटॉमिक मास। ये भाई साहब ने उस पर ही काम किया है, एटॉमिक मास पर। ठीक है, डॉबरिन भाई साहब ने क्या बोला, जैसे कि एक एग्जांपल दिया है मैंने यहाँ पे कार्बन का। कार्बन में 6 प्रोटॉन है 6 न्यूट्रॉन है, तो उसका एटॉमिक मास हुआ 12। अब डॉबरिन भाई साहब ने क्या किया, ये को रेडी किया, टेबल रेडी किया है डॉबरिन भाई साहब का, जिसमें कि हम देख सकते हैं लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है। लिथियम में 7 है जिसका एटॉमिक मास, सोडियम का 23 है और पोटेशियम का 39 है। इसमें जो लिथियम है, लिथियम में और पोटेशियम दोनों का एटॉमिक मास का मीन ले लिया और उसका मीन का आंसर है 23, जो सोडियम का भी है। सो ये उसने फर्स्ट दिया, और दिया उसने फिर से 3 और एलिमेंट्स लिए, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। 35.5 है क्लोरीन का, ब्रोमीन का 80 है, आयोडीन का 127 है। इन एटॉमिक मास का उसने मीन लिया जिसको हम 81.25 आया, जो 80 के करीब है। अब आया कैल्शियम की बारी। अब कैल्शियम, स्ट्रोमियम और बेरियम उन्होंने लिया जिसका 40 है, 88 है और 137 है। उसमें जो पहले और लास्ट कैल्शियम और बेरियम है उसका उसने मीन लेके उसका आंसर है 88.5, जो बीच वाले स्ट्रोमियम से मिलता जुलता है। अब ये भाई साहब ने ये तो किया, पर इससे सारा प्रॉब्लम मैटर सॉल्व नहीं हुआ। इससे कोई ऐसा बात नहीं पता चला कि जिससे हमें आगे की कोई इंफॉर्मेशन मिल सके। इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई ट्रायड्स, ये मैंने 3 एग्जांपल्स आपको दिए हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। आपको भी वैसे ही टेबल इसमें बनाना है और आपको ये सॉल्व करना है कि ये ट्रायड्स है या नहीं है। अब हम आगे देखेंगे। अब आए भाई न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ये भी भाई साइंटिस्ट तो था पर शौकीन था आंकड़ों का। जैसे कि आगे हमने देखा वो 3 पे अटका था और ये 8 पे अटका है। ये न्यूलैंड्स भाई साहब थे जो बड़े साइंटिस्ट थे 1866 में। जॉन न्यूलैंड इंग्लिश साइंटिस्ट थे। सो अरेंज द देन नोन ऑफ एलिमेंट इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। इन्होंने भी वही किया जो आगे वाले भैया ने किया था, बट ये 8 पे अटके हुए है, वो 3 पे अटका था, इसीलिए उसको ऑक्टेव बोलते हैं। वो उस इन्होंने भी क्या किया कि जो हमारा एटॉमिक मास था उसको इंक्रीजिंग लेवल में उसको अरेंज कर दिया। ही स्टार्टेड विद द एलिमेंट्स हैविंग द लोएस्ट एटॉमिक मास। उसने क्या किया, जो भी लोएस्ट एटॉमिक मास था उसको पहले ले लिया, एंड विद द थोरियम विच वाज द 56th एलिमेंट। उन्होंने 56 एलिमेंट तक ये जो उनका जो पीरियोडिक टेबल था वो बनाया। He found that every 8 element had the property similar to that of the first. He compared these two octaves found in the music. In therefore he called the law of octave. अब ये भाई साहब कहना क्या चाहते हैं? ये भाई साहब म्यूजिक के बड़े दीवाने थे। उन्होंने क्या किया, उसको म्यूजिक के साथ रिलेट कर दिया। उनका ये कहना था कि जो भी एलिमेंट्स मैंने अपने टेबल में अरेंज किया है वो फर्स्ट एलिमेंट और उससे जो 8 एलिमेंट है उन दोनों का प्रॉपर्टी सेम है।
तो इन्होंने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक के उसके साथ जोड़ दिया, जैसे कि हम गाते हैं सा रे ग म प ध नि सा। तो ये जो भी सारे ग म प ध नि सा के बाद नी सा के बाद फिर से सा आता है, नी के बाद फिर से सा आता है। ये भी वही कह रहे थे कि जो भी एलिमेंट्स है अब हम उनका पीरियोडिक टेबल देखते हैं। अब उन्होंने ऐसा टेबल बनाया, हम यहाँ देख सकते हैं टेबल में सा रे ग म प ध नि। इन्होंने ये एक लाइन में लिखा है, उसमें है उसको डो रे मी फा सो ला ती। वो भी उसको जैसे हमारा सारे गमा प है सप्तक बोलते हैं जिसे, उनका भी वैसे ही उन्होंने एलिमेंट्स को वही म्यूजिक के डायरेक्शन में अरेंज कर दिया। उन्होंने जो भी इंस्पायरेशन ली थी वो म्यूजिक से ली थी। सो हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पहला HLIBE BCENONF। तो जो भी सातवां एलिमेंट्स है वो उसके यहाँ हाइड्रोजन और फ्लोरीन दोनों का प्रॉपर्टी सेम है, ये न्यूलैंड भाई साहब कहना चाहते थे। इसीलिए उसको द न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव बोलते हैं। सो यहाँ पढ़ सकते हैं, इट इज नोन एज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। इन न्यूलैंड ऑक्टेव द प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम एंड सोडियम वेर फाउंड टू बी द सेम। यहाँ लिथियम और सोडियम सेकेंड कॉलम में हम देखेंगे, लिथियम और सोडियम, लिथियम ऊपर है सोडियम नीचे है, दोनों का प्रॉपर्टी सेम है। सोडियम इज द एट एलिमेंट आफ्टर लिथियम। सिमिलरली बेरिलियम एंड मैग्नीशियम रिसेमेबल ईच अदर। ओके, तो यहाँ उसने बेरिलियम और मैग्नीशियम को भी एक समान प्रॉपर्टी है वैसा उन्होंने गिनाया था। पर यहाँ भी वो अटक गए, वो आगे सारे एलिमेंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाए और यहाँ से उन्होंने अपना लॉ छोड़ के बना के बेच दिया। दुनिया ने उस पर भी काम किया, पर ये भी आगे जाके जैसे कि हमारा एंड्रॉइड सिस्टम है, एक एंड्रॉइड सिस्टम आया उस पे से दूसरा आया तीसरा आया, वैसे ही ये साइंटिस्ट अपने लॉ बनाते गए उस पर इंस्पायरेशन लेके कोई आगे बनाने लगा। हमने पहला देखा डॉबरिन ट्रैप्स, दूसरा ये न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो इसका भी कुछ लिमिटेशन होता है, वो सारा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पा सकते ठीक से, तो वो वहां से अटक जाता है और कोई वहां से स्टार्ट कर देता है। इन पे से इंस्पिरेशन होके अगर किसी और ने स्टार्ट किया होगा, हम आगे देखते हैं। अब लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, अब इसके भी जो लिमिटेशन थे अब वो ये है, it was found that law of octaves was applicable only up to a calcium, as after calcium every 18 element did not possess the property similar to the of first। बराबर है। ये क्या भाई साहब बोल रहे हैं? भाई साहब ने तो कह दिया था कि कैल्शियम, और आगे जाके हमने देखा यहाँ पे ये देखो आप, उन्होंने यहाँ से कैल्शियम तक कुछ फाइंड आउट किया था, बट वो भी उसके आगे के एलिमेंट्स वो प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं हो पाई। मैंने कहा था यहाँ से अटक गए, इनका लिमिटेशन आ गया, वो सारे एलिमेंट्स को डिस्क्राइब नहीं कर पाए अपने टेबल के अंदर और वो वहां से अटक गए और यहाँ से उनको कोई डायरेक्शन मिली नहीं। इट वॉज एज्यूम बाय द न्यूलैंड दैट ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्ट in the nature and no more element would be discovered in the future, but later on several new elements were discovered those property did not fit in the law of octaves। अब ये ऑक्टेव भाई साहब का कहना था कि 56 एलिमेंट्स ही एग्जिस्ट कर रहे थे। न्यूलैंड भाई साहब ये कह रहे थे कि 56 एलिमेंट ही एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। अब ऐसा तो था नहीं, आगे जैसे टाइम बढ़ता गया नए नए एलिमेंट्स आते गए और उनके ये जो पीरियोडिक टेबल में सेट हो ही नहीं पा रहे थे, तो वहां से वो अटक गए। जो न्यू जो कंपाउंड जो नए एलिमेंट्स जो फाइंड आउट हो रहे थे उनकी प्रॉपर्टी सेट ही नहीं हो रही थी उनके पीरियोडिक टेबल में, तो यहाँ से उनका पीरियोडिक टेबल फेल हो गया। In order to fit elements into this table, Newland adjusts the two element in the same slot। न्यूलैंड भाई साहब का क्या कहना है कि जो एलिमेंट्स थे वो टू एलिमेंट्स वो सेम स्लॉट के अंदर एडजस्ट होते हैं, बट ऑल्सो पुट सम अनलाइक एलिमेंट अंडर द सेम नोट, नॉट दैट द कोबाल्ट एंड निकल आर द सेम स्लॉट एंड दिस प्ले इन द सेम column as a chlorine and bromine, which have very different property that this element iron, which reassemble the cobalt and nickel to properties, has been placed far away from this element,
With the discovery of noble gases, and the law of octave become the irrelevant, and this Newland law of octave work well with the lighter elements only. अब हुआ क्या? अब जो उन्होंने एलिमेंट्स अपने पीरियोडिक टेबल में सेट किए हुए थे, वो एलिमेंट्स ही एक दूसरे के प्रॉपर्टी के साथ सेट नहीं हो रहे थे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, उनके भी ये प्रॉपर्टी सेट नहीं हो रही थी। और अब अगर हम आगे देखेंगे तो जो गैसेस फाइंड आउट हुए थे, वो तो वहीं फिट बैठते ही नहीं थे। पता नहीं कैसे उन्होंने सेट कर दिया होगा। द लॉ ऑफ ऑक्टिव बिकम द इरिलीवेंट। अब ये बोल रहे हैं कि लॉ ऑफ ऑक्टिव इरिलीवेंट है और वो तो कहीं कुछ एक्सप्लेन कर ही नहीं पाता। सो ओनली ये जो लॉ ऑफ ऑक्टिव था वो लाइटर एलिमेंट्स के लिए फिट बैठता था, बाकी ये कुछ बैठता नहीं था। तो ये उसके 3 लिमिटेशंस थे। अब भाई साहब आ गए मेंडलेव्स। अब दो दो तो पड़े हुए थे, हमने देखा एक 3 के पीछे पड़ा हुआ था, एक 8 के पीछे पड़ा हुआ था। अब मेंडलीव भाई साहब बहुत होशियार थे, देखते भी है, देखो रशिया के हैं और रशियन केमिस्ट थे। हमने अभी भी देखा रशियन केमिस्ट बहुत होशियार होते हैं। उन्होंने अभी ही कोरोना की वैक्सीन ढूंढ निकाली दुनिया से पहले। तो मेंडलीव्स भी पीरियोडिक टेबल, ये जो पीरियोडिक टेबल बना वो सबसे पहले हिट हुआ था वो टाइम पे 18th सेंचुरी में। तो मेंडलीव भाई साहब क्या कर रहे हैं, देखते हैं हम आगे। द मेन क्रेडिट ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट गोड बाय द Dmitry Lemchevich Mendeleev, a Russian chemist. He was the most important contributor to the early development of the periodic table of elements, wherein the elements were arranged on the basis of their fundamental property, the atomic mass, and also the similarity of chemical properties. अब ये भाई साहब एटॉमिक मास के पीछे पड़ गए। उन्होंने जो भी अपना रिसर्च किया वो एटॉमिक मास के बेस पर रिसर्च किया। उन्होंने एलिमेंट्स का केमिकल प्रॉपर्टी निकालना स्टार्ट कर दिया और ये भाई साहब बहुत होशियार थे। उनकी जैसी महान बुद्धि आज तक दुनिया को देखी ही नहीं। और ये भाई साहब ने ऐसे इजीली जो दिया, अब देखते हैं आगे। When Mendeleev start his work, 63 elements were known. अब देखते हैं आगे, देखा हमने वो टाइम पे 56 एलिमेंट्स नेचर में थे, अब 63 हो गए। He examined the relationship between the atomic mass of the element and their physical and chemical property. ये भाई साहब ने क्या किया, जो भी एलिमेंट्स थे 63, उसे उन्होंने एटॉमिक मास उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से उसको लेने लगे। अब वो क्या कह रहे हैं, अमोंग ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी मेंडलीव कंसंट्रेशन on the compound formed by the element which is oxygen and hydrogen. He select the hydrogen and oxygen as they are very reactive and form the compound with the most element. They form of the hydrides and oxide formed by an element were treated and one of the basic property of element of their classification. उन्होंने पहले 2 एलिमेंट्स ले लिए जो पहले थे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हम जानते हैं कि वो हाइड्राइड्स बनाते हैं और ऑक्साइड भी बनाते हैं। उन्होंने उनकी प्रॉपर्टी को भी रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया एंड उसको भी क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट कर दिया। ही देन टूक अ 63 कार्ड। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने 63 कार्ड लिए। जैसे कि हम ताश पत्तियां खेलते हैं वैसे ही उन कार्ड्स खेलते हैं, वैसे उन्होंने कार्ड्स ले लिए 63 कार्ड्स अलग अलग। अब उन्होंने उस पर लिखना स्टार्ट किया। ईच कार्ड ही रॉट डाउन द प्रॉपर्टी ऑफ वन एलिमेंट। ही sorted out an element with the similar property and pinned the card together on a wall. He observed that most of element got a place in a periodic table and were arranged in the order of their increased atomic masses. It was also observed that there occur a periodic recurrence of elements with the similar property and chemical property. On their basis, Mendeleev formulated a periodic law which state that the property of element are the periodic function of their atomic masses. अब देखो, अब ये भाई साहब ने 63 कार्ड पे हमने देखा कि उन्होंने
उसके प्रॉपर्टीज लिखना स्टार्ट कर दिया। जो भी प्रॉपर्टी मिलती जुलती थी उन्होंने उसको वॉल पे चिपका दिया और अरेंजमेंट ऐसा किया कि जो भी सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एटॉमिक मास के हिसाब से उन्होंने वो कार्ड्स को अपने हिसाब से उसको एक टेबल बना दिया उनका, जो वॉल पे बनाया उन्होंने। और मेंडलीव ने एक लॉ दिया, और ये जो अरेंजमेंट की थी वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज पे की थी। और उन्होंने बाद में एक लॉ भी बनाया जिसको हम लॉ ऑफ पीरियोडिक कहते हैं, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ कहते हैं। वो है द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। जिसका मतलब है जो भी प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स का वो पीरियोडिकली एटॉमिक मासेस के हिसाब से है। अब ये एटॉमिक मासिस, मैंने कहा था ये एटॉमिक मासिस के पीछे ही पड़ गया है। देखो अब ये ससुरा एटॉमिक मासिस पे क्यों पड़ा है, अब आगे देखेंगे। तो हम देखेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल कंटेन वर्टिकल कॉलम कॉल्ड ग्रुप्स एंड हॉरिजॉन्टल रो कॉल्ड पीरियड्स। तो यहाँ हम मेंडलीव्स का देखेंगे जो जिसमें उन 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यहाँ पे ग्रुप्स है, और जो कि रो है वो पीरियड्स है। तो Mendeleev's के achievement of Mendeleev's periodic tables. While developing a periodic table, there were a few instances where the Mendeleev had to place an element with slightly greater atomic mass before an element with slightly lower atomic mass. The sequence were inverted so that the element with the similar property could be grouped together. तो यहाँ मेंडलीव भाई साहब ने क्या किया था कि जिसका एटॉमिक मास के हिसाब से उन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया, और ये जो पीरियोडिक टेबल था उसकी वजह से जो सिमिलर प्रॉपर्टी थी वो एलिमेंट्स एक दूसरे के पास आ गए। फर्दर मेंडलीव लेफ्ट सम गैप्स इन द पीरियोडिक टेबल्स इंस्टेड ऑफ लुकिंग अपॉन these gaps as defects. Mendeleev boldly predicted this extension of the some element that had not been discovered at that time. Mendeleev named them by the prefix a Sanskrit numerical ika 1 to the name of the prescribed element in the same group. So ये क्या बोल रहे हैं, मेंडलीव भाई साहब बोल रहे हैं कि उन्होंने एक कुछ ग्रुप्स भी बनाए और जिस ग्रुप्स में उन्होंने कुछ गैप्स भी खाली रखी, और जो गैप्स उन्होंने खाली रखी है वो गैप्स वो प्रेडिक्ट करके रखा था कि ये एलिमेंट्स वो टाइम पे नहीं थे, वो एलिमेंट्स के लिए भी उन्होंने वहां पे कुछ जगह खाली रखी थी जो कि बाद में वो डिस्कवर्ड हुए थे, वो भी वो ग्रुप में सेट हो गए थे या वो टेबल में सेट हो गए थे। और उन्होंने संस्कृत में जो भी ग्रुप खाली था, जहां भी उन्होंने जो भी जगह स्पेस छोड़ी थी वहां पे उन्होंने इका शब्द का यूज किया था, जिसे संस्कृत में इका 1 कहते हैं, वो प्रीफिक्स में यूज किया हुआ था। जैसे कि यहाँ हम देखेंगे फॉर इंस्टेंट ऑफ स्कैंडियम गैलियम जर्मेनियम डिस्कवर्ड लेटर, ये जो एलिमेंट्स है वो बाद में डिस्कवर्ड हुए थे, हैव प्रॉपर्टी सिमिलर टू द इका बोरॉन एल्यूमिनियम इका सिलिकॉन रिस्पेक्टिवली। द प्रॉपर्टी ऑफ इका एल्यूमिनियम predicted by the Mendeleevs and those of the element gallium which was discovered later and the replace इका एल्यूमिनियम। तो ये क्या बोल रहा है मेंडलीव्स भाई साहब, मेंडलीव भाई साहब कह रहे हैं कि उन्होंने जहां भी एका एल्यूमिनियम का जो जगह छोड़ा था वो बाद में वही जगह पे गैलियम सेट हो गया और गैलियम वो जगह पे सेट हो गया। सो ये मेंडलीव भाई साहब बहुत होशियार आदमी थे, उन्होंने पहले से ही प्रेडिक्ट करके रखा था कि ये एलिमेंट्स आएगा और यहाँ वो सेट हो जाएगा और कुछ चेंज भी नहीं करना पड़ा। उनके बनाने के बाद जो भी नए एलिमेंट्स जो भी आते थे वो एलिमेंट्स वहां सेट हो जाते थे। दिस प्रोवाइड कन्वीनियंसी एविडेंस ऑफ द फॉर बोथ correctness or usefulness of Mendeleev's periodic table. Further, it was the extraordinary success of Mendeleev's periodic prediction that the led chemists not only the accept this periodic table but also recognize him as the originator of concept of which is the based on noble gases like the helium, neon, argon have been the mentioned in many of contents because this
These gases were discovered very later because they are very inert and the present in the extremely low the concentration in our atmosphere. One of the strengths of the Mendeleev's periodic table was that when these gases were discovered, they could be placed in the new groups without the disturbing the existing order. मैंने वही कहा आपको कि ये जो मेंडलीव भाई साहब थे वो मेंडलीव भाई साहब के ऑर्डर को चेंज नहीं करना पड़ा। उसके बाद भी जो गैसेस डिस्कवर्ड हुए वो वही ग्रुप वही उसकी टेबल में सेट हो गए और वो भी पुराने टेबल को डिस्टर्ब किए बिना। अब मेंडलीव भाई साहब ने जो कुछ भी कहा उसके थोड़े बहुत लिमिटेशंस भी थे मेंडलीव के, वो हम ये देखेंगे। लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। मेंडलीव भाई साहब पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एक्सप्लेन नहीं कर पाए। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल इज uncertain because hydrogen is placed in a 1A group with alkyl metal. Position of isotopes. Isotopes have not been a given separate place in a periodic table. Isotopes को separate नहीं किया गया periodic table के अंदर। Case of periodicity. Mendeleev could not explain the case of periodicity. Separation of similar elements. Some dissimilar elements have been placed together. जो भी dissimilar elements थे वो एक साथ थे, वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अब है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव भाई साहब बहुत कुछ कह के चले गए थे और उनके जो पीरियोडिक टेबल था उनको कोई आर्ग्यूमेंट नहीं मिला, बहुत कम उनका लिमिटेशंस भी है। और जो भी नया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया वो सेट हो गया। Mendeleev's periodic law was modified and atomic number was adopted as the basis of modern periodic table. अब मेंडलीव भाई साहब अटके थे एटॉमिक मास पे और जो नया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर्स पे डिपेंड करता है, वो एटॉमिक नंबर पे फोकस करता है। So basis of modern periodic table and the modern periodic law can be stated as a follow. The property of element are periodic function of their atomic number. अब ये atomic number पर modern periodic table हमारा जो survive करता है। The atomic number give us the number of proton in the nucleus of atom and this number increase by 1 in going from one element to next. Elements when arranged in the order increasing atomic number led us to the classification known as the modern periodic table. अब जो एटॉमिक नंबर है उसके हिसाब से ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना है एंड जो एटॉमिक वन गोइंग ऑफ वन एलिमेंट नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो भी उसके हिसाब से ही अरेंज हुआ है। एंड ये एटॉमिक नंबर है वो क्लासिफिकेशन टू नोन एज अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन हमने आगे देखा कि एटॉमिक मास है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अगर हम टोटल करेंगे तो एटॉमिक मास हो जाएगा। वैसे ही एटॉमिक नंबर है वो प्रोटॉन पे डिपेंड करता है, जैसे ही नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं एटॉमिक नंबर चेंज होता जाता है। सो एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर्स। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखो, आज हम यही पीरियोडिक टेबल का यूज कर रहे हैं कितने सालों से, और ये जो पीरियोडिक टेबल है इसमें आप देख सकते हो कि ग्रुप्स है 18 ग्रुप्स है और 7 पीरियड्स है और इसमें अल्कलाइन मेटल्स है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, ट्रांजिशंस मेटल्स है, अर्थ मेटल्स है, अदर नॉन मेटल्स है, हेलोजन गैसेस है, हेलोजन्स है, नोबल गैसेस है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी है एंड एंशियंट एलिमेंट्स भी है, एक्टिनॉइड एलिमेंट्स भी है। सो ये है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। Position of elements in the modern periodic table. The modern periodic tables have 18 vertical column, it's called group, 7 horizontal row, it's called period. Let us see that decides the placing of elements in certain group and period. The position of element in the periodic table tell us about the chemical reactivity. जो इसका जो पोजीशन है वो केमिकल रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है और केमिकल रिएक्टिविटी भी हमें एक्सप्लेन करता है उसका पोजीशन। द ट्रेंड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब आया है वैलेंसी।
अब वैलेंसी किसे कहते हैं? एज यू नो द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इन determined by the number of valence electron present in the आउटर मोस्ट सेल ऑफ इट्स एटम। जो वैलेंसी है, हम जानते हैं कि हर एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स उसके आसपास घूमते रहते हैं और जो न्यूक्लियस के आसपास जो इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं उस पर डिपेंड करती है उसकी वैलेंसी। तो जो उसकी वैलेंसी है वो उसके इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है, अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनर है या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है तो वैलेंसी उस पर डिपेंड करती है। अब आया है एटॉमिक साइज। हमने आगे भी देखा है, एटम के बारे में हम पढ़ चुके हैं, यही 1 से 4 चैप्टर में वही हमें जानना है। द टर्म्स एटॉमिक साइज रिफर टू द रेडियस ऑफ एटम। अब जो एटॉमिक साइज है वो रेडियस ऑफ एटम है। द एटॉमिक साइज में बी विजुअलाइज एज अ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द आइसोलेटेड एटम। अब ये जो एटॉमिक साइज है वो न्यूक्लियस का सेंटर से लेके आउटर मोस्ट सेल का डिस्टेंस है। और एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 37 पिकोमीटर, जिसे हम पीएम बोलते हैं। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक रेडियस है 37 पिकोमीटर। सो अब हम आगे देखते हैं। यू विल सी दैट द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजिंग द मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड। अगर हम पीरियड में देखेंगे जैसे कि, तो जैसे हम रेडियस डिक्रीज होता जाएगा, अगर हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो रेडियस डिक्रीज होता जाएगा। दिस इज ड्यू टू एन इंक्रीज इन न्यूक्लियस चार्जेस। ये क्यों होता है? क्योंकि न्यूक्लियस का जो चार्जेस है वो बढ़ता है, टेंड टू पुल द इलेक्ट्रॉन क्लोजर टू द न्यूक्लियस एंड रेडियस साइज ऑफ द एटम। अगर जो उसका न्यूक्लियस है, उसके इलेक्ट्रॉन्स है, उसके वो पुल करके रखेगा, उसके अपने पास रखेगा, इसीलिए उसका साइज छोटा है। रेडियस साइज, एटम का रेडियस साइज है उस पर डिपेंड करता है। तो क्या है, ये क्या बताना चाहता है? इंक्रीज इन न्यूक्लियस चार्जेस which tend to pull the electrons closer to the nucleus and reduce the size of atom। जो एटम का साइज रिड्यूस कर देगा। यू विल सी दैट एटॉमिक साइज इंक्रीज डाउन द ग्रुप। अगर हम ग्रुप में डाउनवर्ड साइड जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। अब आया मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। एज वी कैन सी, मेटल लाइक सोडियम, मैग्नीशियम आर टावर्ड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, while the non-metal like the sulfur and chlorine are found in the right hand side। अब यहाँ पे जो मेटल है वो लेफ्ट हैंड साइड पे है और जो नॉन मेटल है वो राइट हैंड साइड पीरियोडिक टेबल पे है। In the middle, we have silicon, which is classified as a semi-metal or metalloid because it exhibits some property of both metal and non-metal। तो ये क्या कहना चाहता है? हमने देखा कि सोडियम एंड मैग्नीशियम लेफ्ट हैंड साइड पे है और जो नॉन मेटल है वो राइट हैंड साइड पे है। तो जो बीच का पार्ट रहा वो है नॉन सेमी मेटल और मेटलॉइड्स, बिकॉज उसमें बोथ प्रॉपर्टी है, जो बोथ मेटल एंड नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी उसके अंदर एग्जिस्ट करता है, इसीलिए उसे हम सेमी मेटल और मेटलॉइड्स कहते हैं। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, zigzag lines separate a metal from non metal। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें जो zigzag लाइंस है वो मेटल और नॉन मेटल को सेपरेट करता है। बोर्ड लाइन एलिमेंट बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरियम एंड पोलोनियम आर इंटरमीडिएट इन द प्रॉपर्टी एंड आर कॉल्ड मेटलॉइड्स और सेमी मेटल्स। जो बीच का पार्ट है उसे हम मेटलॉइड्स और सेमी मेटल्स कहते हैं। मेटल टेंड टू लॉस इलेक्ट्रॉन while forming a bond। हम जानते हैं जितने भी मेटल्स है जैसे कि सोडियम, वो डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन्स को घुमा देता है, लॉस इलेक्ट्रॉन्स और डोनेट इट while the forming a bond। That is they are electropositive in nature। As the trend in the electronegativity show, non-metal are formed on the right hand side of the periodic table। So non-metals है वो right hand side है क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इसीलिए वो चार्ज पॉजिटिव है। जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं इसीलिए चार्ज नेगेटिव है। सो जो है वो राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल पे दिखाए जाते हैं। द ट्रेंड ऑल्सो हेल्प टू
predict the nature of oxide formed by the element because it known to you that oxide of metal are basic and that the non-metal oxides are acidic general. हमने 1 से 4 चैप्टर में वही देखा है, ऑक्साइड ऑफ मेटल आर बेसिक एंड नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक. सो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है. आप हमें लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू और ऐसे ही हमारे वीडियो देखते रहिएगा. थैंक यू.